हम सबको पता है कि मारुति की शुरुआत सुजुकी मोटर्स जापान से हुई थी, जब उन्होंने इंडिया में SS80 को लोकली प्रोड्यूस करना चालू किया था। सबसे पहले इंपोर्ट किया और वहां से मारुति एज अ कंपनी की शुरुआत, मतलब जो इंडियन गाड़ियां, पक्का स्वदेशी गाड़ियां थी, उनकी शुरुआत हुई। लेकिन बहुत लोग को ये फैक्ट नहीं पता कि मारुति कंपनी असल में रजिस्टर हुई थी 1970s में, और 1980s से 70s के बीच में जो पीरियड गुजरा वो एक बहुत बड़ा सागा था पॉलिटिकल नेपोटिज्म का, फेक होप्स का और ब्लाइंड नेशनलिज्म का। और उसी सागा को आज हम इस चैनल पे देखेंगे और समझेंगे कि क्या था ये छोटी सी गाड़ी का सागा, जो कि असल में बहुत सारे इलीगल चीज़ों से प्रेरित था। और जानेंगे कि कैसे ये प्रोजेक्ट जो था, जिसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल था, लेकिन फिर भी ये पोटेंशियल जो था वो कभी डिस्कवर ना हो पाया। सो चलिए जानते हैं। असल में ये शुरुआत हुई थी 1971 में, जब की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उन्होंने तभी कहा था कि इंडिया में हमें टेंडर फ्लोट करना चाहिए एक पक्का स्वदेशी गाड़ी के लिए। और तभी उनके कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया था, तो इसीलिए बहुत सारी कंपनीज को इनवाइट करा गया था और एक टेंडर को फ्लोट किया गया था। और उस टेंडर में असल में बहुत सारी इंडिजीनियस कार कंपनीज थी और उसी के साथ ही साथ काफ़ी सारे इंटरनेशनल कार कंपनीज थी, जैसे कि वोक्सवैगन, फोर्ड, आउडी और बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ थी जो कि चीप होंगी, सस्ती और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होंगी और काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होंगी। तो अल्टीमेटली एक टेंडर जब फ्लोट करा जाता है, और ये तब की बात है जब 1970s में लाइसेंस राज काफ़ी बड़ा था, और आज वो LPG की वजह से नहीं है, लेकिन उस समय पे लाइसेंस राज था। और उस समय पे अगर आपको एक बिजनेस चालू करना था तो आपको एक परमिशंस की ज़रूरत थी, जिससे आप रिसोर्सेज को अक्वायर कर सकते थे और फंडिंग को अक्वायर कर सकते थे, जिसके बाद आप एक पूरी कंपनी को चालू करते हो। और देना चाहिए वो सबसे ज़्यादा केपेबल कंपनी को देना चाहिए, जिसके पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हो, जिसके पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हो, जिसके पास काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड भी हो, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। इंडिया में तब के टाइम पे ऐसी कोई लोकली प्रोड्यूस गाड़ी बनती नहीं थी, ना ही तभी कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नो हाउ था बहुत सारे लोगों के पास इंजीनियरिंग, स्पेसिफिकली ऑटोमोटिव फील्ड में। तो एक अच्छे मैन्युफैक्चरर को हमें देखना चाहिए था, परखना चाहिए था और उसको देना चाहिए था। लेकिन मारुति प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सरकार ने तब के ये टेंडर दिया, क्योंकि पहली बात तो उस कंपनी के जो मेन हेड CEO थे वो थे संजय गांधी। अब संजय गांधी जो है वो इंदिरा गांधी के सन हैं और तब के काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिटिशियन के नाम पे थे। और उनके पास असल में अगर बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो वो स्टडीज़ में काफ़ी पुअर थे, लेकिन वो मेरी तरह ही एक काफ़ी अच्छे कार एंथुजियास्ट थे। और उनको कार एंथुजियाज्म का इतना ज़्यादा शौक था कि वो असल में उनकी 3 साल उन्होंने रोल्स रॉयस से अप्रेंटिसशिप या फिर आज सरल भाषा में इंटर्नशिप करी थी, और उनके पास उस बेसिस पे उनको दिया गया था। लेकिन जब थोड़े सालों बाद जब ये स्कैम डिस्कवर हुआ, थोड़े सालों बाद जब ये पार्शियलिटी के थ्रू जब इनको टेंडर मिला, उनको ये बात पता चली कि ये 3 साल की जो अप्रेंटिसशिप थी वो भी असल में उनको मेरिट पे ना मिलके उनको पैसे देके उनको वो करनी पड़ी थी। तो एज अ पर्सन उनके पास ज़्यादा पोटेंशियल नहीं था गाड़ी को डेवलप करने का, लेकिन फिर भी वी आर टॉकिंग अबाउट अ गाय हु हैड एट दैट पॉइंट डन इंटर्नशिप इन अ रेप्यूटेबल कार मैन्युफैक्चरर, जो कि पूरी दुनिया में जाने जाते लग्जरी के लिए। सो डेफिनेटली देयर वाज सम होप एंड the potential was there. There was clearly some potential there, because as well as जो values थी, जो कि इनका मिशन था, वो भी असल में काफ़ी ज़्यादा नोबल था। क्योंकि तब की जो बहुत सारी गाड़ियाँ थी वो असल में इंपोर्ट करके इंडिया में बेची जाती थी, जैसे कि हिंदुस्तान एम्बेसडर थी, वो असल में इंपोर्टेड मॉडल था मॉरिस ऑक्सफोर्ड का। तो इंडिया में हमें वो मॉडल बनाना था और उसके लिए हमने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया मारुति लिमिटेड को, और ये हमने पार्शियल होके दिया। हमने अरविंद ऑटोमोबाइल्स को वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, जो कि उससे भी ज़्यादा असल में पोटेंशियल था उस कंपनी में। और वो एक ऐसी कंपनी थी जो कि जिसके बारे में मैं बात अगले वीडियोस में करूँगा, क्योंकि वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है
जो एक काफ़ी अनसुनी कहानी है जिसको सुनने की हमें ज़रूरत है। लेकिन एनीवे, लेट्स कम बैक टू मारुति एंड लेट्स कम बैक टू द लिटिल कार विच वी नो। उसके बाद हमने देखी फैक्ट्री और हमें एक टेक्निकल नो हाउ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्लियरली मारुति के पास वो सब नहीं थी, ना ही संजय गांधी के पास थी। ऐसा कहा जाता है कि 1960 और 70s में उन्होंने 3 साल में कोई तो प्रोटोटाइप बनाया था, कोई तो एक प्राइवेट लैंड में, और वहाँ पे उन्होंने टेस्टिंग करी थी। ऐसे कहते हैं, लेकिन इसके कोई प्रॉपर पक्के सोर्सेज नहीं है, लेकिन ऐसे इंफॉर्मेशन थी। और इसके बेसिस पे उन्होंने 1970 में एक फैक्ट्री को सोर्स करा जो कि कन्वीनियंटली प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस से बस 20 किलोमीटर दूर था। और इनफैक्ट वो लैंड जो उन्होंने एक्वायर करा, जो कि उस गाड़ी को प्रोड्यूस करेंगे, वो लैंड असल में काफ़ी सारे छोटे छोटे गाँवों के विलेजेस में से जाके फर्टाइल लैंड को अप्रूव करके लैंड खरीदा गया और काफ़ी इलीगल तरीकों से बनाया गया। और असल में जो उस लैंड की असल में कीमत थी, उसके जगह पे बहुत कम कीमत उन्हें उन लैंड ओनर्स को मिली। और ये हुआ थैंक्स टू दैट टाइम सीएम ऑफ हरियाणा बंसीलाल, हु वांटेड एवरी सिंगल विश ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर्स क्राउन प्रिंस टू बी फुलफिल्ड। और उसी वजह से इनको लैंड मिला और इन्होंने प्रोडक्शन चालू किया। अब ये प्रोडक्शन चालू करने के लिए अगला स्टेप होता है रॉ मटेरियल्स को अक्वायर करना। अब ये रॉ मटेरियल्स को अक्वायर करने के लिए तब के टाइम पे असल में स्टील और बाकी जो रॉ मटेरियल होते हैं उनको एक्सटॉर्ट किया गया। तो जब उन्होंने इलीगली लैंड एक्वायर किया, तो अभी टाइम आता है इलीगली रॉ मटेरियल्स को एक्वायर करने का, और इलीगली रॉ मटेरियल्स को एक्वायर किया गया। काफ़ी सारी चीज़ें इलीगली हुई और मैं सोच नहीं सकता तभी के टाइम पे मीडिया का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि वो तभी वैसे काफ़ी साइलेंट था। लेकिन तभी पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा और तभी लोगों को कैसा लगेगा कि अगर हमारी सबसे पहली गाड़ी, इतना नोबल कॉज है, उसके लिए ऐसे खराब टेक्निक्स का, इतने अनएथिकल टेक्निक्स का प्रयोग हो रहा है। तो मैं सिर्फ सोच सकता हूँ कि तब की पब्लिक को क्या लग रहा होगा कि ऐसे हमारी इंडिजीनियस कार बन रही है, पक्का स्वदेशी गाड़ी बन रही है। लेकिन अल्टीमेटली ये सब रॉ मटेरियल्स एक्वायर होने के बाद उनको चाहिए था कैपिटल। अब ये कैपिटल जो रहता है वो उनको मिला बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से, काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि फोर्ड और बहुत सारी दूसरी भी कंपनीज थी जो कि काफ़ी सारे इंटरेस्टेड भी थे मारुति में इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे वो छोटी गाड़ी जो है वो असल में बन सके। अब इसको बनने के लिए पहली बात तो एक बात ऐसी थी कि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट इस प्रोजेक्ट के सपोर्ट में इसलिए थे क्योंकि उनको पता था कि अगर वो इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे, इस संजय गांधी के बेबी को सपोर्ट करेंगे, तो क्या होगा कि उनको पॉलिटिकल फेवर्स मिलेंगे। क्रोनी कैपिटलिज्म 101। सो यू डोंट नीड टू थिंक टू मच दैट दे डिडंट वांट द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक, दे जस्ट नीडेड पॉलिटिकल फेवर। तो उनको भी पता था कि कहीं ना कहीं अगर हम इनको सपोर्ट करेंगे, अल्टीमेटली इसके पीछे कोई ज़्यादा अच्छा बैकग्राउंड है नहीं, तो ये शायद फेल ही जाने वाला है। सो नाउ वी कम टूवर्ड्स कैपिटल जो भी बना। अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन का। अब ये प्रोडक्शन अनफॉर्चुनेटली एक सपना बन के रह गया आज के दिन भी। अब कहते हैं कि बहुत सारे तब के टाइम पे रिव्यूज़ कराए गए थे और तब के टाइम पे जो भी ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट थे उन्होंने अल्टीमेटली टेस्टिंग से, प्रोटोटाइप्स की टेस्टिंग करके उन्होंने फोटोज़ वगैरह भी हम अगर हम देख सकेंगे, आप वीडियो में देख सकोगे, आज इंटरनेट पे आप देख सकोगे उस गाड़ी के बारे में। रिव्यूज़ बहुत ख़राब थे, बैड क्वालिटी कंट्रोल, ड्रेनेज या फिर जो रेन गटर्स रहते जो कि नॉर्मल गाड़ियों में रहते, जो जिससे रेन को प्रिवेंट किया जाए, वो तभी के टाइम पे पूरा पानी जो था वो गाड़ी के अंदर आ रहा था। प्लस इंजन जो था वो अंडर पावर्ड बोला जा रहा था। उसके स्टीयरिंग और उसकी ओवरऑल क्वालिटी अगर मैं कहूँ तो कुछ खास अच्छी थी नहीं। अब इससे ज़्यादा बेहतर मैं कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक ऐसे बंदे से गाड़ी बना रहे, एक ऐसे बंदे से हम गाड़ी बनवा के ले रहे हैं जो कि जिनके पास क्लियरली कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और तब के टाइम पे टेक्निकल नॉलेज अबाउट मेकिंग एन ऑटोमोटिव कार वॉज क्लियरली नॉट देयर इन इंडिया, और उसके लिए हमें कैलकुलेटेड अप्रोचेस की ज़रूरत थी जो कि क्लियरली उस टाइम पे नहीं किए गए। ना ही गवर्नमेंट से उनको एक ये मिला, और सबसे पहली बात तो ये है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जब उसकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए थी, जबकि जिसकी जगह पे वो प्राइवेट लिमिटेड थी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि पूरी तरीके से हम इस इंडिजीनियस कार के प्रोजेक्ट को हम पूरा सपोर्ट करेंगे, और क्यों ना ही वो करे, क्योंकि अल्टीमेटली
प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बेटे हैं संजय गांधी, तो सपोर्ट तो मिलने वाला है। ये सपोर्ट मिला, लेकिन अल्टीमेटली प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं था। इसके पीछे क्या रीज़न था? क्योंकि हम हवाई तीर मारते गए और असल में जब हमें कुछ असल में करने की बात आई तो वो हमने किया नहीं। जब ऐसा हुआ नहीं तो बहुत सारे पब्लिक का रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा गंदा था और पब्लिक ने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में मतलब रेजिस्टेंस जताया। और इनफैक्ट जो इस गाड़ी के पीछे इतनी हाइप थी कि जो डीलरशिप्स थे जो कि इस गाड़ी को अल्टीमेटली बेचने वाले थे, इन डीलरशिप्स को भी अल्टीमेटली इनसे 3-3 लाख रुपए हर एक कस्टमर से लिए गए, बहुत पहले, जिससे पहले प्रोडक्शन चालू भी होने वाला था। तो ये भी एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करते। प्लस जैसे कि मैंने कहा, फैक्ट्री उस समय का जो था वो फैक्ट्री होती ना उतना ही नहीं कि वो विलेजेस को अप्रूव किया गया था और जो असल लैंड्स थे उसके लिए डायरेक्टली मतलब कम पैसे दिए गए थे उस लैंड को अक्वायर करने के लिए। उसी के साथ ही साथ वो लैंड एक ऐसी जगह पे था जहाँ से बस थोड़ी दूर इंडियन एयरफोर्स का बेस था, और वो असल में तब के टाइम के और आज के टाइम पे भी इंडियन एयरफोर्स के डिफेंस सिक्योरिटी को हार्म कर रहा था। लेकिन इन सब चीज़ों को भी हमने इग्नोर करके इस प्रोजेक्ट में पूरी जी जान से हमारी गवर्नमेंट ने तभी कोशिश करी। और इनफैक्ट इंदिरा गांधी ने तब के प्रेस स्टेटमेंट में कहा था कि माई सन इज अ डेलिकेट मैन, if he wants to make a car, indigenous car, who will support him other than me? And well, उन्होंने सपोर्ट तो किया, लेकिन अल्टीमेटली प्रोडक्ट उनके हाथ में दिखा नहीं। अब इसी के साथ कुछ और स्कैम्स अगर मैं कहूँ तो इन एक्सटॉर्शंस के बारे में, जैसे कि मैंने कहा था रॉ मटेरियल्स के वक्त, अब ये एक्सटॉर्शन होते वक्त 2 शेल कंपनीज थी, और तभी उन 2 शेल कंपनीज को जो प्रॉफिट्स, जो टेंडर्स थे वो मिले थे, और वो असल में बहुत सारे एक्सटॉर्शन थे जो कि इलीगल एक्टिविटीज थे, टैक्स इवेजन से, जो भी वो सब चीज़ें, वो सब ये 2 शेल कंपनीज कर रही थी। वो 2 शेल कंपनीज, उनमें से एक थी मारुति हेवी व्हीकल्स लिमिटेड, जो कि पुराने रोड रोलर्स और हेवी व्हीकल्स जैसे तब के टाइम पे थे उनको रिफर्बिश करके नए व्हीकल्स बनाने वाली थी, और मारुति टेक्नोलॉजीज जो कि टेक्निकल नॉलेज देने वाली थी, मारुति जो कि हेड कंपनी थी उनको। अब मुझे समझ में नहीं आता कि जब ये हेड कंपनी है, इनको एक पूरी की पूरी इंडिजीनियस कार बनानी है, क्या उनके पास इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा कि उनको एक शेल कंपनी की ज़रूरत पड़ रही है वो लेने के लिए? क्लियरली ये कंपनी तभी कोई असल में कंपनी नहीं थी, रादर वो एक शेल कंपनी थी, और वो शेल कंपनी ने असल में मारुति को हेल्प करा, और हेल्प टेक्निकल नॉलेज में नहीं, लेकिन एक्सटॉर्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, फंडिंग एक्सेट्रा, जिससे वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट बना। और वो प्रोडक्ट असल में इतना कुछ खास हुआ नहीं। असल में 23 ऐसा कहते हैं कि 23 यूनिट्स बने इस मारुति कार के, जो कि अल्टीमेटली बेचे नहीं गए, लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो स्टोर्ड होंगे, और अगर किसी दिन अगर मेरे को मिले तो मैं डेफिनेटली फिल्म करूँगा उनको। लेकिन आप देख सकते हो कि उसके क्या उसके फोटोज है, कैसी उसकी स्टाइलिंग है। अल्टीमेटली उस गाड़ी के लिए जो इंजन था वो भी असल में हमने मोटरसाइकिल से अल्टीमेटली हमने सोर्स किया। जब मारुति को असल में उसका फोकस एक इंडिजीनियस कार पे होना चाहिए था, वो असल में इंजन्स जो कि मोटरसाइकिल से थे, 2 स्ट्रोक इंजन से, कार्बोरेटेड इंजन्स जो रहते, उनको सोर्स करा गया। और वही मेरे को एक और पॉइंट है जहाँ पे मेरे को गुस्सा आता है, जब ऐसा होने की जरूरत नहीं थी। प्लस मेरे को जो अल्टीमेटली जो चीज़ है उससे मेरे को इस चीज़ का गुस्सा आता है कि ये कितना नोबल कॉज था। पहली इंडिजीनियस कार, जो पक्का स्वदेशी गाड़ी जो कि इंडिया में बन सकती थी, वो अल्टीमेटली नहीं बनी। और अरविंद ऑटोमोबाइल्स जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कार ब्रांड है, उनको ये टेंडर अगर मिलता और वो अगर इस टेंडर का असल में काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करते, तो मैं सिर्फ सोच सकता हूँ कि असल में इंडिजीनियस कार जो इंडिया में बन सकती थी, वो अगर अरविंद बनाते और अगर उनके पास इससे भी ज़्यादा पोटेंशियल था एज कम्पेयर टू द हवाई तीर मारना जो कि मारुति ने करा। अगर 2 डिफरेंट अप्रोचेस को अगर मैं देखूं और अगर दूसरा अप्रोच अगर मैं सोचूं तो वो कैसा होता, तो मेरे को सही में दुख होता है कि अगर काश वो गाड़ी असल में बन जाती। और ये मेरे ख्याल से काफ़ी दुखी एस्पेक्ट है इस पूरी स्टोरी का, ऑफ
पब्लिक मनी को गलत तरीके से एक्सप्लॉइट करना, पॉलिटिकल नेपोटिज्म को क्लियरली दर्शाना। अब ये अल्टीमेटली तभी 1975 की इमरजेंसी में असल में ये जो इशू था ये असल में दब गया, और तब की मीडिया भी जो थी वो इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर रही थी। आज के टाइम से काफ़ी मेल खाता होगा ये समय, लेकिन तब के टाइम पे असल में सेंसरशिप काफ़ी ज़्यादा खराब थी, आज के टाइम से भी काफ़ी खराब सेंसरशिप थी। और अगर आपको एक हैप्पी एंडिंग चाहिए तो आप इस चीज़ से ज़रूर आप खुश हो सकते हो कि अल्टीमेटली 3-4 साल बाद 1981 में सुजुकी मोटर्स जापान की बदौलत हमने इंडिया में SS80 को लोकली प्रोड्यूस करा और हमारी पहली इंडिजीनियस इंडियन कार बनाई। तो ये एक समवॉट हैप्पी एंडिंग है पूरे इस कहानी की, लेकिन ये जो डार्क हिस्ट्री है इसके बारे में हम कभी बात नहीं करते, और इस डार्क हिस्ट्री की बात करने की सही में आज ज़रूरत है। ये थी हमारी पहली इंडिजीनियस कार की फेलियर की स्टोरी। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। एक और चीज़ बताना ज़रूरी है कि मुझे इंडियन नेशनल कांग्रेस से कोई पैसा मिलने वाला है इस वीडियो से, ना ही मेरे को भारतीय जनता पार्टी से कोई पैसा मिलने वाला है इस वीडियो को बनाने के लिए। ये ज़रूरी है क्योंकि हम एक ऐसी हिस्ट्री के ऐसे पन्ने को हम फ्लिप कर रहे हैं और ऐसे गढ़े मुद्दे उखाड़ रहे हैं जिससे हमें पता चल सके कि इंडियन कार कल्चर अल्टीमेटली बना कैसे। अगर हम इन चीज़ों को जानेंगे हम हमारे इंडियन कार कल्चर को और बेहतर समझ सकते हैं, और हम वैलिड क्रिटिसिज्म देना हम उसके लिए एबल्ड इनफ बन सकते हैं, एजुकेटेड इनफ बन सकते हैं। सो प्लीज़ मुझे नीचे ज़रूर बताना कि कैसा था। इस वीडियो के लिए असल में बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ी जो कि मुझे नहीं पता मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से दर्शाई होगी या नहीं, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी पूरी इंडिजीनियस इंडियन कार की स्टोरी का। और मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लगा वीडियो। और वैसे आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो।